Pranam everyone. How are you all? Hope you are enjoying and safe at your homes. Chaliye, we are back again with the another chapter. But before starting the chapter, we all have to recite the shloka. So everyone very fast be ready for the shloka. Chaliye, join your hands, close your eyes and start the shloka. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव ओम शांति शांति शांति. हेलो. चलिए, I know all of you are ready with your textbooks and pencils because you know you need the pencils for underlining the new words, and for those new words you need to find the meaning, and if you will not find you will ask to me. Okay, chaliye, we have already completed our chapter number 1 transport and chapter number 2 communication. Today we will start our chapter number 3 coming of the British and revolt of 1857. So in this video we will study about the coming of British, how the Britishers came to India and how they settled in India. In this we will study discovery of the sea route to India, about East India Company, about the Battle of Plassey and Battle of Buxar, then exploitation of Indians by the British, and the last revolt against the British, that is the revolt of 1857, which is also being considered as the first independence fight against the British of India. Okay, now coming of the British, as we know that India was considered a very important ट्रेड सेंटर इन द एंशियंट टाइम. इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा डिमांडेड थे. सो इंडिया वाज कंसीडर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर एट दैट टाइम, एंड many of the यूरोपियन कंट्रीज एक्चुअली वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया. बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती थी. सो first of all, it was Vasco da Gama who was a Portuguese explorer. जो पोर्टुगीज था उन्होंने एक सी रूट फाइंड आउट किया फ्रॉम पुर्तगाल टू इंडिया. उन्होंने पुर्तगाल से इंडिया तक एक सी रूट फाइंड आउट किया और उसके थ्रू देन अदर यूरोपियन कंट्रीज दे केम टू इंडिया. ओके, सो नाउ we will start from the topic which is from the content which is given in your textbook. Okay, we forgot the gear up. Chaliye, very fast we will do the gear up. All these things you are very well aware, so you can answer me very fast. Okay, 100 years ago India was a republic or under the control of British. आज से 100 साल पहले इंडिया एक फ्री कंट्री थी, रिपब्लिक थी या ब्रिटिश के कंट्रोल में थी? यस, यू आर राइट. इंडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश. सेकेंड, यूरोपियंस केम टू इंडिया थ्रू. यूरोपियंस कहाँ से इंडिया में आए? थ्रू सी रूट या थ्रू लैंड रूट? यस, दे केम थ्रू सी रूट विच वॉज फाइंड आउट बाय द वास्को डी गामा in 1498. Okay, the last one. To trade with India, East India Company was established by. इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी वो किसने फॉर्म की? ब्रिटिशर्स ने या चाइनीज़ ने? यस, ब्रिटिशर्स. चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट. इन एंशियंट टाइम, सी यू हैव गिवन द पिक्चर ऑफ वास्को ड गामा. In ancient times, India was famous for its spices, cotton textile, jewelry and pearls. See, India was considered as means India को नाम दिया जाता था सोने की चिड़िया.
इंडिया में बहुत कुछ था फॉर ट्रेडिंग, और इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनकी फॉरेन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। जो ज़्यादातर उसके जो स्पाइसेस थे, जो मसाले थे, कॉटन टेक्सटाइल, जो हमारे कॉटन के क्लोथ्स थे, ज्वेलरीज और पर्ल्स, वो यूरोपियन मार्केट्स में बहुत 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 ज़्यादा डिमांडेड थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी यूरोपियन कंट्रीज दे वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया, वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे। इंडियन गुड्स वर इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन यूरोप। पूरे वर्ल्ड में उनकी डिमांड थी, पर सबसे ज़्यादा थी यूरोप में। इट हैड बीन ट्रेडिंग विद रोम एंड ग्रीस फॉर सेंचुरीज, मीन्स कि इंडिया का जो ट्रेडिंग रिलेशन है रोम और ग्रीस के साथ तो बहुत सारी सेंचुरीज से है, बहुत शताब्दियों से है। द अरब्स वर फर्स्ट अमंग द फर्स्ट टू केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। जो अरब्स थे वो सबसे पहले इंडिया में आए थे फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। लेटर द पोर्टुगीज, द डच, द ब्रिटिश, द फ्रेंच फॉलोड। अरब्स के बाद पोर्टुगीज आए थे, डच आए थे, ब्रिटिश आए थे, फ्रेंच आए थे। तो ये सारे वो फॉरनर्स हैं, वो फॉरन जो इंडिया में आए थे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। सॉरी, they fought among themselves to gain control over the trade because India was a very good trading center and they wanted to control this. वो उसे कंट्रोल करना चाहते थे, so they were fighting among themselves. वो आपस में ही लड़ते थे so that one can gain control over the trade. कोई भी उनमें से एक ट्रेड को कंट्रोल कर सके, इसलिए वो आपस में फाइट करते थे। एंड एज वी नो एट लास्ट द विनर वॉज ब्रिटिश, द ईस्ट इंडिया कंपनी, which gained the complete control over the trade in India, and actually they gained control over the whole India. See, discovery of a sea route to India. As we all know that the sea route to India was discovered by Vasco da Gama, who was a Portuguese explorer, जो पुर्तगाल से थे। उन्होंने सबसे पहले पुर्तगाल से लेकर इंडिया तक एक सी रूट फाइंड आउट किया, बिकॉज इंडिया लाइज इन एशिया एंड पुर्तगाल एंड ये इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये दे लाइज इन यूरोप। तो वहाँ से सीधा लैंड वे नहीं था, दे नीड टू उन्हें एशियन कंट्रीज से होकर इंडिया में आना पड़ता था। देयर वॉज नो डायरेक्ट सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। बट इन 1498 वास्को डी गामा ने सबसे पहले एक सी रूट ढूंढा था, विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप। द पोर्टुगीज यूज्ड दिस रूट टू रीच कालीकट। वो इंडिया के कालीकट में पहुंचे थे सबसे पहले, एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन दिस रीजन। उन्होंने इस रीजन में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। एट दैट टाइम कालीकट वॉज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। वो टाइम पर जो कालीकट था वो स्पाइसेस का मेजर प्रोड्यूसर था, मीन्स जो मसाले हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस वो कालीकट में सबसे ज़्यादा होते थे। वास्को ड गामा गॉट द परमिशन फ्रॉम द रूलर ऑफ कालीकट टू कैरी ऑन ट्रेड विद इंडिया। सबसे पहले बिकॉज एट दैट टाइम देर वॉज नो रिपब्लिक इन इंडिया, इंडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट रूलर्स। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग रूलर्स थे जो कि उसे कंट्रोल करते थे। सो वट ही डिड फर्स्ट, आफ्टर कमिंग टू इंडिया, he got the permission फ्रॉम द रूलर ऑफ कालीकट। उन्होंने कालीकट के रूलर से परमिशन ली ताकि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकें, एंड ही गॉट द परमिशन। Soon the Portuguese got monopoly rights over trade, बिकॉज कि वो सबसे पहले इंडिया में आए थे। धीरे धीरे ट्रेड के ऊपर उनकी मोनोपोली हो गई, मतलब उनका एक अधिकार हो गया। दे कंट्रोल द ट्रेड टोटली इन इंडिया। उन्होंने इंडिया का लगभग पूरा ट्रेड कंट्रोल कर लिया था, बिकॉज एट दैट टाइम डच, ब्रिटिश, फ्रेंच ये सब लोग इंडिया में नहीं आए थे, सिर्फ पोर्टुगीज ही आए थे, या उसके पहले अरब्स थे।
तो बिकॉज कि पोर्टुगीज ने वो रूट फाइंड आउट किया था, डायरेक्ट रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया का डायरेक्ट रूट फाइंड आउट किया था, तो धीरे धीरे उनकी इस ट्रेड रूट पर मोनोपोली हो गई थी। अब इंडिया के जितने भी ये प्रोडक्ट थे जो यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडेड थे, तो जो पोर्टुगीज थे वो उस सारी डिमांड को फुलफिल करते थे। वो इंडिया से इन प्रोडक्ट्स को परचेज करते थे एंड देन यूरोपियन मार्केट्स में उन्हें सेल करते थे। दिस इज हाउ दे गॉट द मोनोपोली ओवर द ट्रेड। उन्होंने ये पूरे ट्रेड के ऊपर मोनोपोली गेन की थी। नाउ सी, दिस इज द रूट which is found by the Vasco da Gama. See, from the Cape of Good Hope, उन्होंने ये रूट फाइंड आउट किया था पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके। देन दे एंटर टू द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन कालीकट। वो इंडिया के कालीकट में पहुंचे थे। सी, यू आर एबल टू सी द रेड लाइन, दिस इज होल द वे ही केम फ्रॉम पुर्तगाल टू इंडिया। पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका क्रॉस करके फ्रॉम अटलांटिक ओशियन टू इंडियन ओशियन एंड फ्रॉम अरेबियन सी ही केम टू इंडिया। वो इंडिया तक पहुंचे थे। नाउ अब बिकॉज कि पोर्टुगीज का कंप्लीट कंट्रोल हो गया था, अब एक रूट भी हो गया था क्योंकि सी रूट फाइंड आउट हो चुका था 1498 में। उसके बाद धीरे धीरे जो डच थे, जो ब्रिटिश थे, जो फ्रेंच थे, वो भी इंडिया में आए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बिकॉज कि अब जैसे जैसे पोर्टुगीज ने यहाँ पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था, तो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो काफ़ी ग्रो हो गई थी। Other European countries such as Holland, France, Britain also became interested in India because they needed raw material, trade goods and new markets. अब जैसे जैसे इंडिया में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसकी वजह से जो बाकी की यूरोपियन कंट्रीज थी वो भी इंडिया में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड थी, बिकॉज कि उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था, ट्रेड गुड्स चाहिए थे और अपनी ट्रेडिंग के लिए नए मार्केट्स चाहिए थे। सो इन सब रीजंस की वजह से जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी वो भी इंडिया में अपना ट्रेड करना चाहती थी। दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। वो कौन कौन सी कंट्रीज थी? दीज वर हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन। दीज वर द एक्चुअली हाँ, these were the countries which wanted to do trading with India. A few British merchants formed the East India Company in 1600. कुछ ब्रिटिश मर्चेंट्स ने एक कंपनी फॉर्म की दैट वाज नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी। डू यू नो व्हाई इट वाज नेम्ड एज ईस्ट इंडिया कंपनी? इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्यों दिया गया? बिकॉज एक्चुअली फ्रॉम ब्रिटेन इंडिया लाइज इन ईस्ट डायरेक्शन। ब्रिटेन से जो इंडिया है वो ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन द नेम ईस्ट and company is settled in India, so the company was given the name as East India Company. It was formed in 1600. 1600 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी with the permission of Queen Elizabeth I. See, you have given the picture of Queen Elizabeth I. She was the Queen of England at that time. उस समय ये इंग्लैंड की क्वीन थी। अब अब उन्हें इंग्लैंड मर्चेंट्स को जब इंग्लैंड से बाहर ट्रेडिंग करना था तो उन्हें अपनी क्वीन की परमिशन तो लेनी पड़ेगी। सो दे हैव टेकन परमिशन फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ I टू फॉर्म दिस कंपनी एंड ट्रेड विद इंडिया। They got the with the permission from the Queen Elizabeth I, who was the Queen of England at that time. The company obtained permission from the Mughal Emperor Jahangir to trade in India. At that time, India was under the control of Mughals. From the 12th century, India came under the control of Mughals. तो मुगल्स के कंट्रोल में थी इंडिया
मुगल्स का इंडिया पर कंट्रोल था. सो एट दैट टाइम मुगल एम्परर, मुगल जो राजा थे, ही वॉज जहांगीर. तो उन्होंने जहांगीर से इंडिया में ये कंपनी फॉर्म करने की परमिशन ली एंड दे गॉट इट. आफ्टर दैट they started controlling the trade in India. Upon obtaining trading rights, the British set up trade centers in Bombay and Madras. जब उन्हें ट्रेडिंग राइट्स मिल गए, उन्हें ट्रेड करने की परमिशन मिल गए, तो उन्होंने अपने 2 सेंटर्स बनाए फॉर ट्रेडिंग. पहला बॉम्बे में और दूसरा मद्रास में. बॉम्बे विच इज़ नाउ नॉन एज मुंबई एंड मद्रास विच इज़ नाउ नॉन एज चेन्नई. बॉम्बे जिसे हम आज मुंबई के नाम से जानते हैं और मद्रास जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं. सो उन्होंने अपने पहले 2 ट्रेड सेंटर्स बनाए थे, एक था बॉम्बे में और दूसरा था मद्रास में. आफ्टर द ब्रिटिश, फ्रेंच ऑल्सो केम टू इंडिया. ब्रिटिश के बाद फ्रेंच भी इंडिया में आए. उन्होंने भी अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया. The French too set up a trading company and established centers in Chandranagar in Bengal and Pondicherry, which is now known as Puducherry. उन्होंने अपने 2 सेंटर्स बनाए. उनके कौन से 2 सेंटर्स थे? एक तो था चंद्रनगर बंगाल में और दूसरा था पौंडीचेरी विच इज़ द पुडुचेरी विच इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो जो ब्रिटिश थे उनके 2 ट्रेडिंग सेंटर कौन कौन से थे? बॉम्बे एंड मद्रास. और फ्रांस के जो ट्रेडिंग सेंटर थे वो थे चंद्रनगर इन बंगाल एंड पौंडीचेरी. सो 2 ट्रेडिंग सेंटर्स ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश किए थे और 2 ट्रेडिंग सेंटर फिर फ्रेंच ने एस्टेब्लिश किए थे. बट जब फ्रेंच इंडिया में आए, उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश किए. सो दिस वाज द थिंग विच वाज नॉट लाइक्ड बाय द ब्रिटिश. वो ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं लगा. सो उन्होंने क्या किया? दे फॉट विद द फ्रेंच. वो फ्रेंच के साथ लड़े और दे डिफीटेड देम और उनको हरा दिया. आफ्टर दैट द फ्रेंच वर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द पौंडीचेरी. वो सिर्फ और सिर्फ पौंडीचेरी में ही रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन एनी ट्रेड इन बंगाल. उन्हें बंगाल में कोई भी ट्रेड करने की परमिशन नहीं थी. The British did not like this. They fought with the French and defeated them. As a result, the French were restricted to trade only in Pondicherry. क्योंकि फ्रेंच जो है वो ब्रिटिश से हार गए थे, तो उनको बंगाल में जो उन्होंने अपना एक सेंटर बनाया था चंद्रनगर, वहाँ पर ट्रेडिंग करने की परमिशन नहीं थी. दे ओनली कैन ट्रेड इन पौंडीचेरी. वो सिर्फ पौंडीचेरी में ही ट्रेड कर सकते थे. नाउ next is the Battle of Plassey. See, this battle was very important in the history of India. क्योंकि ये बैटल के बाद इंडिया की हिस्ट्री चेंज हो गई थी. When Britishers won this battle, this was the first step of the Britishers towards conquering the India. इंडिया को कनकर करने का, इंडिया को जीतने के लिए, इंडिया पर कंट्रोल करने का ये उनका पहला स्टेप था. अगर ब्रिटिशर्स ये प्लासी का बैटल हार जाते ना, तो शायद इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं होता. बट एज बिकॉज कि वो पहले बैटल ऑफ प्लासी जीत गए थे, तो उनका थोड़ा सा कंट्रोल हुआ. उसके बाद उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर जीता, जिसके बाद बंगाल जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट एरिया कहा जाता था, बंगाल वॉज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स. वो ब्रिटिशर्स के पूरी तरह कंट्रोल में आ गया. एंड देन दे स्लोली एंड स्लोली स्टार्टेड कंट्रोलिंग द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. फिर उन्होंने धीरे धीरे इंडिया की बाकी स्टेट्स को भी कंट्रोल करना शुरू किया. फर्स्टली अगर वो बैटल ऑफ प्लासी हार जाते थे, तो शायद ब्रिटिशर्स इंडिया में कंट्रोल नहीं कर पाते. बट एज बिकॉज वो जीत गए थे, तो धीरे धीरे उन्होंने बाकी के एरियाज में भी कंट्रोल किया. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, औरंगजेब वॉज द नेक्स्ट
मुगल रूलर आफ्टर द जहांगीर। जहांगीर के बाद जो अगले मुगल रूलर थे वो थे औरंगजेब। तो फ्रॉम 1600 टू 1700, लगभग 100 सालों तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने सिंपली ट्रेडिंग की। उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जो बाकी के मुगल रूलर्स थे वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, एंड द ब्रिटिशर्स दे नो दैट। तो उन्होंने धीरे धीरे अब इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट किया। सो after the death of Aurangzeb in 1707, the East India Company became more ambitious because कि उन्हें पता था अब बाकी के जो मुगल रूलर्स हैं आफ्टर द औरंगजेब दे आर नॉट एफिशिएंट लाइक जहांगीर, औरंगजेब एंड अदर मुगल रूलर्स, वो उन शाहजहां एंड अदर्स, तो उनके जैसे वो एफिशिएंट नहीं है, वो इंडिया को इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो और ज़्यादा एम्बिशियस हो गए। नाउ दे स्लोली वांटेड टू कंट्रोल द ट्रेड। अब वो धीरे धीरे ट्रेड को कंट्रोल करना चाहते थे। नाउ द ब्रिटिश हैड देयर ओन आर्मी टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड। अब ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी क्रिएट की ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। मीन्स उन्होंने क्या कहा कि वी वांटेड टू प्रोटेक्ट आवर ट्रेड, हम अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी एक अलग से छोटी सी आर्मी क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज हाउ दे क्रिएटेड अ आर्मी। उन्होंने अपनी खुद की आर्मी बनाई। दे वॉन्टेड टू ब्रिंग बंगाल अंडर देयर कंट्रोल। सबसे पहले बिकॉज दे वर ट्रेडिंग इन बंगाल, क्योंकि उन्होंने बंगाल से सबसे पहले फ्रेंच को रिस्ट्रिक्ट किया था, फ्रेंच को वहाँ से रिमूव किया था। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले बंगाल को कनकर करना ज़्यादा इजी है, तो दे स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल। उन्होंने बंगाल में सबसे पहले अपना ट्रेड कनेक्शन जो है वो सेटल किया। देन उन्होंने अपनी एक छोटी सी आर्मी क्रिएट की। फिर उन्होंने बंगाल में कंस्ट्रक्शंस करना स्टार्ट किया, उन्होंने फोर्ट्स बनाने शुरू किए, किले बनाने शुरू किए। एंड दिस वाज द एक्ट विच वाज नॉट लाइक्ड बाय सिराज उद दौला। सिराज उद दौला वाज द नवाब ऑफ बंगाल एट दैट टाइम। उस समय सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे, एंड ही डिड नॉट लाइक दिस कि ब्रिटिशर्स जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो अपनी खुद की आर्मी भी मेंटेन कर रहे थे, वो बंगाल में फोर्ट्स भी बना रहे थे, एंड दे वर नॉट पेइंग एनी टैक्स, वो टैक्स भी पे नहीं कर रहे थे। सो दिस एक्ट वाज नॉट लाइक्ड बाय सिराज उद दौला। सो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी सारी वार्निंग्स दी दैट यू हैव टू स्टॉप दिस, कि वो लोग अपनी ये एक्टिविटीज को बंद कर दें, अदरवाइज दे विल बी पनिश्ड फॉर दैट। बट दे डिड नॉट। आफ्टर दैट इन 1756, 1756 में जो सिराज उद दौला थे उन्होंने एक फाइट स्टार्ट की अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट मार्च किया, एक छोटी सी फाइट स्टार्ट की, उनको स्टॉप किया। एंड दिस वॉज द एक्ट विच वॉज सीरियसली नॉट लाइक्ड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड इट वर्क अगेंस्ट दैम। सो उन्होंने क्या किया, इन 1757 दे अटैक्ड ऑन बंगाल। उन्होंने बंगाल पर अटैक किया, एंड इन दैट अटैक सिराज उद दौला वॉज डिफीटेड, and this attack was done on the place of Plassey। जिस जगह पर ये अटैक, ये बैटल हुई थी, उस जगह का नाम था प्लासी। दैट्स वाई दिस बैटल वॉज नेम्ड एज द बैटल ऑफ प्लासी, इसलिए इसे बैटल ऑफ प्लासी का नाम दिया गया। एंड आफ्टर डिफीटिंग सिराजुद्दौला, क्योंकि सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, बंगाल वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिराजुद्दौला, तो बंगाल के नवाब को जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया था तो बंगाल पे लगभग उनका कंट्रोल हो गया था। पूरा कंट्रोल नहीं था बट थोड़ा कंट्रोल हो गया था। ओके, so I have explained you this paragraph in simple sense. Now we will read what is written over here in your textbook.
After the death of Aurangzeb in 1707, the East India Company became more ambitious. The British had their own army to protect their trade. They wanted to bring Bengal under their control. वो बंगाल को अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे. Thus they started building forts and settlements in the 17th century. तो उन्होंने forts और settlements को create करना शुरू कर दिया. They also maintained army in Bengal. उन्होंने army भी create की. When Siraj ud Dौla became the Nawab of Bengal, he ordered the British to remove their army and stop its construction activities as they had not paid any tax. जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को ऑर्डर किया कि वो अपनी आर्मी को रिमूव करें, अपने कंस्ट्रक्शन को स्टॉप करें, क्योंकि उन्होंने कोई भी टैक्स पे नहीं किए थे. Later, when they denied, he marched against the British in 1756. जब ब्रिटिश ने इस बात के लिए मना कर दिया तो 1756 में सिराजुद्दौला ने फाइट स्टार्ट की. This incident infuriated the British and they attacked Bengal in 1757. इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो एंग्री हो गए थे और उन्होंने 1757 में बंगाल पे अटैक कर दिया. सिराजुद्दौला was defeated in the Battle of Plassey and the British became very powerful in Bengal. क्योंकि अब ब्रिटिशर्स ने बंगाल के नवाब को हरा दिया था तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स जो थे वो बंगाल में पावरफुल हो गए थे. However, they were determined to take control over the whole of India. लेकिन उनका जो मोटो था वो ये था कि धीरे धीरे पूरे इंडिया को कंट्रोल करना. कंट्रोलिंग बंगाल वॉज देयर फर्स्ट स्टेप. वो उनका फर्स्ट स्टेप था. उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे पूरे इंडिया को कंट्रोल किया था. फॉर दैट they consider many policies. They have started many new policies. बहुत सारी नई नई पॉलिसीज उन्होंने स्टार्ट की थी. डिवाइड एंड रूल उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी. देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आफ्टर दैट सब्सिडरी अलायंस. तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज थी जो उन्होंने फॉलो अप की टू गेन द कंट्रोल ओवर इंडिया. इंडिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए. The kings and the nawabs of small kingdoms in India always fought among themselves. See, इंडिया के जो किंग्स थे और नवाब्स थे वो जो छोटे छोटे किंगडम्स के किंग्स थे और नवाब्स थे वो क्या करते थे, वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे. सो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, दे हेल्प वन रूलर. वो किसी भी एक राजा की हेल्प करते थे. जो भी दो राजा आपस में लड़ते थे ना उनमें से किसी भी एक राजा की हेल्प करते थे और उसे बैटल में जिता देते थे. जब वो राजा बैटल जीत जाता था तो वो उसके बदले में जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें काफ़ी सारी पावर्स अपने स्टेट में और वेल्थ, बहुत सारी मनी वेल्थ देता था. तो दिस वाज देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. ये उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी. वो क्या करते थे, दो रूलर्स को आपस में लड़वा देते थे और फिर उन्हीं दो रूलर्स में से किसी एक रूलर की हेल्प करते थे और उसे जिता देते थे. अब वो रूलर को क्या लगता था कि ब्रिटिशर्स ने मेरी हेल्प की, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो उसको अपने ही स्टेट में पावर्स भी देता था और अपनी वेल्थ का हिस्सा भी देता था. दिस इज हाउ दे गेन कंट्रोल ओवर मैनी स्टेट्स. उन्होंने इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स को कंट्रोल किया. ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल. और उनकी ये पॉलिसी वर्क की, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि हमारे जो इंडियन रूलर्स और नवाब्स थे वो अपनी छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लड़ते रहते थे और इसी चीज का फायदा ब्रिटिश ने उठाया था. और उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के जरिए उन्होंने इंडिया की बहुत सारी स्टेट को एज देयर फ्रेंड कंट्रोल कर लिया था. वो कहने को तो कहते थे कि वी आर योर फ्रेंड्स, बट दे वर कंट्रोलिंग दीज रूलर्स. लेट्स सी. The kings and the nawabs of small kingdoms in India always fought among themselves. वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे.
The British helped one ruler against the others and gained power and wealth. वो एक रूलर को दूसरे रूलर के अगेंस्ट हेल्प करते थे और उसे जितवाकर उससे पावर और वेल्थ को गेन करते थे. This policy of British was known as divide and rule, which is also called तोड़ो और राज करो इन हिंदी. इसे कहा जाता है तोड़ो और राज करो हिंदी में. डिवाइड एंड रूल ये ब्रिटिशर्स की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी विच दे फॉलो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जो उन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो अप की थी. उन्होंने सबसे पहले शुरुआत भी इसी पॉलिसी से की थी एंड विद दिस पॉलिसी ओनली दे एक्चुअली डिवाइड द इंडिया. उन्होंने सच में इंडिया को डिवाइड कर दिया था. जब इंडिया को फ्रीडम मिली एट दैट टाइम ओनली इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान. तो उनकी जो ये पॉलिसी थी वो उन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो अप की थी. This policy helped the British to capture various kingdoms of Indian rulers. उनकी इस पॉलिसी की वजह से बहुत सारे जो किंगडम्स थे वो उनके कंट्रोल में आ गए थे. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद दूसरी बैटल हुई विच वॉज नॉन एज द बैटल ऑफ बक्सर, जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है बिकॉज दिस बैटल वॉज फॉट ऑन द प्लेस नेम्ड एज बक्सर. क्योंकि ये लड़ाई जहां पर लड़ी गई थी उस जगह का नाम था बक्सर. दैट्स वाई दिस बैटल इज नॉन एज द बैटल ऑफ बक्सर. दिस बैटल वॉज फॉट इन 1764. 1764 में ये बैटल हुई थी. इट वॉज फॉट बिटवीन द कंबाइंड आर्मी ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम टू. उस टाइम पे जो मुगल एम्परर थे वो थे शाह आलम टू और बंगाल के दो नवाब. उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट फाइट की थी और इस फाइट का रिजल्ट ये था कि शाह आलम टू ही वॉज डिफीटेड एंड डाइड और जो बंगाल के नवाब थे वो भी हार गए थे. सो इस इंसिडेंट की वजह से बंगाल के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल हो गया था. अब बंगाल पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया था. ओके, अनदर बैटल, द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन 1764 between the combined army of Mughal Emperor Shah Alam II and the two Nawabs with the British East India Company. तो ये लड़ाई किसके बीच हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर ये हुई थी 1764 में बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी and Mughal Emperor Shah Alam II and two Nawabs of Bengal. Again the British emerged victorious. इस बैटल में फिर से वापस जो ब्रिटिश थे वो जीत गए. Thus the Bengal administration finally came under the British rule and the British East India Company obtained the rights to collect revenue from the state. अब क्या था, जो बंगाल का टोटल एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था. अब उन्होंने बंगाल का जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज कि पूरा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का था. तो वहां से रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को हो गया था. आफ्टर देयर विक्ट्री इन बैटल ऑफ बक्सर, the British started extending their territories through various policies. See, अब उन्होंने बहुत सारी नई नई पॉलिसीज शुरू की. एक तो उन्होंने पहले ही ऑलरेडी शुरू की थी, दैट इज डिवाइड एंड रूल, बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन दिस पॉलिसी टू एनीवन. उन्होंने अपनी ये पॉलिसी कभी किसी को बताई नहीं, बट दे डिड इट. उसके बाद उन्होंने एक नई पॉलिसी शुरू की. इट वॉज नॉन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स की नीति. What according to this policy? According to this policy, if a Indian ruler died without a son, without his actual son, अगर कोई भी इंडियन रूलर की डेथ हो जाती थी और उसका कोई अपना खुद का बेटा नहीं होता था, then that kingdom was considered under the control of British.
तो उस किंगडम को ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में समझा जाता था. दिस वॉज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. After the victory in the Battle of Buxar, the British started extending their territories through various policies. According to one such policy, the British declared that if a king died without a natural heir, his kingdom would be taken over by the British. तो उनकी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अगर कोई भी राजा इफ ही डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर, दैट मीन्स उसका अपना खुद का कोई बेटा नहीं होगा, कोई सन नहीं होगा, देन हिज किंगडम वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश. तो उसके किंगडम को ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में ले लेंगे. दिस पॉलिसी वॉज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. इस पॉलिसी को लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है. Through this policy, the British were able to occupy झांसी, नागपुर and many other kingdoms. और इसी डॉक्ट्रिन के हेल्प से, इसी पॉलिसी की हेल्प से उन्होंने झांसी को, नागपुर को और बहुत सारे किंगडम्स को ऑक्यूपाई किया था. यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द झांसी. रानी झांसी के बारे में तो सबने सुना है, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने रानी झांसी के बारे में नहीं सुना हो. रानी लक्ष्मीबाई, शी वॉज द क्वीन ऑफ झांसी, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ किंग गंगाधर राव, when Britishers wanted to control the Jhansi, because there was no son, actual son of King Gangadhar Rao. So Rani Jhansi fought against the Britishers. She fought against the Britishers, and after till her last breath she fought. अपनी आखिरी सांस तक वो लड़ी थी. जब तक she was alive, she did not allow the Britishers to enter her झांसी. उन्होंने ब्रिटिशर्स को अलाउ नहीं किया उनकी झांसी में एंटर करने के लिए. बट आफ्टर हर डेथ झांसी was came under the control of Britishers. झांसी उन ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई थी. So this was the doctrine of lapse. Next was the subsidiary alliance. सब्सिडरी अलायंस ये एक और नई पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की जो उन्होंने स्टार्ट की थी टू कंट्रोल द इंडियन स्टेट्स. ये पॉलिसी एक्चुअली स्टार्ट की थी लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली ने. सी यू हैव गिवन द पिक्चर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर टेक्स्ट बुक. लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली, उन्होंने ये पॉलिसी स्टार्ट की थी. व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होता था, जो इंडियन रूलर्स थे उनको ब्रिटिश प्रोटेक्शन मिलती थी और उस ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर उन्हें अपनी खुद की आर्मी की जगह ब्रिटिश आर्मी को अपने किंगडम में रखना पड़ता था, मेंटेन करना पड़ता था. जिसकी वजह से जो ये इंडियन रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, क्योंकि उनकी खुद की आर्मी तो होती नहीं थी, उनको ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ती थी और उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता था फॉर द एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए. मतलब जिन जिन रूलर्स ने ये सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, जिन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये सब्सिडरी अलायंस किया था, तो वो सारी की सारी स्टेट्स को कोई भी और एक्सटर्नल अफेयर्स करने के लिए ब्रिटिशर्स से परमिशन लेनी पड़ती थी. जब उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था तो इसका मतलब ये था कि वो किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरी स्टेट के साथ कोई और अलायंस नहीं कर सकते थे विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स के परमिशन के बिना. सो उनकी जो अपनी आर्मी थी उसे उन्हें कम करना पड़ता था और उसकी जगह पर ब्रिटिशर्स को अपनी आर्मी में मेंटेन करना पड़ता था. तो इसकी वजह से क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन आर्मी का हिस्सा बन गए थे, इन रूलर्स की अपनी आर्मी का हिस्सा बन गए थे. तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इन किंगडम्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी अपनी तो खुद की आर्मी थी नहीं, वो तो आर्मी ब्रिटिशर्स की थी, और उनके इंटरनल अफेयर्स को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया.
तो धीरे धीरे ये जो किंगडम्स थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया था कि जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, हम पर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा, ये सोच के उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। बट उसका रीजन ये हुआ कि सब्सिडरी अलायंस के बाद ब्रिटिशर्स ने ही इन किंगडम को कंट्रोल कर लिया, किसी और को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। Let's read about the subsidiary alliance. The subsidiary alliance was introduced by Lord Richard Wellesley, who was the Governor General of India from 1798 to 1805. ये इंडिया में गवर्नर जनरल थे 1798 से लेके 1805 तक। According to this policy, Indian rulers under British protection had to maintain British troops within their kingdom. That means कि ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश आर्मी को अपने किंगडम में मेंटेन करना पड़ता था। दिस गेव द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ मैनी किंगडम, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो धीरे धीरे इन किंगडम्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिए और ये किंगडम धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए। एंड विद दिस पॉलिसी ऑल्सो दे कंट्रोल्ड मैनी किंगडम। सो दीज वर फ्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स थ्रू विच slowly and slowly they controlled many kingdoms of India. See, कौन कौन सी पॉलिसीज पढ़ी अभी हमने पढ़ी डिवाइड एंड रूल, देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, देन सब्सिडरी अलायंस। ये तो 3 मेन पॉलिसीज थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी पॉलिसीज थी जो ब्रिटिशर्स ने फॉलो की थी, बट दैट यू आर गोइंग टू बी स्टडी इन योर स्टैंडर्ड 8। आप वो सब स्टैंडर्ड 8 में पढ़ेंगे, सॉरी स्टैंडर्ड 8 में आप पढ़ेंगे इन डिटेल्स। ओके, so in this video we will complete till here only. The rest part, that is exploitation of Indians and the revolt of 1857, we will study in our next video in next week. Till then, bye. Stay home, stay safe and stay healthy. Okay?